अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद फैसल करीम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्शन। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में जारी है। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 200 रन से लीड कर रहा है, लेकिन मसला यह है कि ओपनिंग का ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आबिद अली और एक बार फिर इमरान बट आउट हुए और उन्होंने स्कोर में कोई खातिर खा इजाफा भी नहीं किया है। इसके अलावा शो में बात करेंगे कि क्या द ग्रेट बाबर आजम की कमजोरी केशव महाराज हैं, क्योंकि बाबर आजम और किसी पे आउट नहीं हो रहे, लेकिन केशव महाराज उनको आउट करते जा रहे हैं। इन सब पे तो करेंगे बात, लेकिन इसके अलावा अच्छी खबर भी है। कल था यौम कश्मीर और उस दिन को यादगार बनाया पाकिस्तानी फाइटर अहमद मुश्तबा ने, जिन्होंने भारतीय फाइटर राहुल को MMA फाइट में 1 मिनट में ही ढेर कर दिया। और इसके अलावा कराची में किक बॉक्सिंग फाइट नाइट का हुआ इनेकाद। प्रो फाइटर्स के साथ साथ नन्हे मुन्ने किक बॉक्सर्स ने भी दिखाई किक बॉक्सिंग के खूब टशन। ये सब है आज के शो में, लेकिन इससे पहले टॉप स्टोरीज। ये थी टॉप स्टोरीज और पाकिस्तान की टेस्ट मैच की अगर बात की जाए तो पहली इनिंग्स में 71 रन की बढ़तरी मिली, लेकिन इसका अभी तक खातिर खा कोई एडवांटेज नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का आगाज मायूस कुन हुआ। ओपनर्स एक बार फिर हुए फ्लॉप। इमरान बट तो डक पे आउट हुए, आबिद अली 13 रन पे चलते बने। कप्तान बाबर आजम को एक बार फिर केशव महाराज ने आउट किया। अजहर अली 33 और फवाद आलम 12 रन के मेहमान साबित हुए। महाराज और जॉस लिंडे ने 2-2 विकेटें हासिल की। तो क्या वक्त आ गया है कि आबिद अली को अब अगली सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि पहले 2 टेस्ट में इन्होंने सेंचुरियां बनाई, लेकिन उसके बाद से आबिद अली लगातार 8 टेस्ट से नाकाम होते जा रहे हैं और आज भी वो फ्लॉप हो गए। कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में 4 और दूसरी इनिंग्स में वो सिर्फ 10 रन बना सके। रावलपिंडी टेस्ट में भी आबिद अली का बल्ला रहा खामोश। पहली इनिंग्स में 6 रन बनाया और दूसरी इनिंग्स में 13 रन बनाकर वो आउट हो गए। सवाल तो ये भी बनता है कि साथी ओपनर इमरान बट क्यों बार बार फेल हो रहे हैं। डेब्यू सीरीज थी उनकी और पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में वो सिर्फ 21 रन बना सके। रावलपिंडी में जारी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 15 और दूसरी में उन्हें मिला है अंडा। जिस तरह से इमरान बट आउट हुए, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि पहले टेस्ट में कॉट बिहाइंड हुए दूसरी इनिंग्स में, और उसके बाद दूसरे टेस्ट की बात की जाए तो दूसरे टेस्ट में भी वो बहुत ही वल्नरेबल दिखाई दिए। पहली इनिंग्स में भी वो बहुत ही चीपली आउट हो गए केशव महाराज के हाथों, और दूसरी इनिंग्स में तो रवाडा ने उनको चलता किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इमरान बट से। ही वाज कमिंग विद वेरी हाई होप्स, लेकिन इसके बाद एक ऐसे मौके पे कि जिस वक्त पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल था और तमाम तर प्रेशर भी इमरान बट पे नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आउट हुए। हमारे साथ साबिक स्पिनर अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया, आप स्पोर्ट्स एक्शन को वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग का मसला है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ जोड़ियों को मिला के कोई 15-16 कॉम्बिनेशंस पाकिस्तान ट्राई कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ओपनिंग का मसला हल क्यों नहीं होके दे रहा अब्दुल रहमान साहब? हल इसलिए नहीं हो रहा कि क्योंकि आप जो बंदा 2 या 3 टेस्ट मैच खेलता है तो उसको, या एक सीरीज खेलता है, ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट मैचों के लिए किसी को चांस दे रहे हैं। अगर वो रन नहीं करता, ये वो बिल्ड, एक इनिंग्स उसकी बिल्ड होती है, आप उसको साइड लाइन कर देते हैं, फिर आगे आप नया बंदा ले आते हैं। पिछले 5-7 सालों में आपने तकरीबन कोई 15 से 20 ओपनर आजमा लिए, लेकिन जो बंदा आपको सेटल डाउन हो रहा है, जो आपको परफॉर्म करके दे रहा है, लेकिन आप उसको अगर निकाल देंगे, फिर नए लड़के लाएंगे, फिर इस तरह ना टीम बनती है, ना टीम के अंदर परफॉर्मेंसेज आती है, जो मेरा ख्याल है। अगर आप और अब्दुल रहमान साहब, अगर बात की जाए, हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम नई ओपनिंग जोड़ी को लाएं। इमाम को भी ट्राई कर लिया, जिसके बाद हमने शान मसूद पे भी जो है काफ़ी ट्राई कर लिया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो कुछ और कह रहे हैं। अगर अजहर अली को एक बार फिर उस पोजीशन में लाया जाए जिनमें उनकी औसत बेहतरीन है, और पिछले 10 सालों की ओपनिंग औसत देखी जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, इतनी कि वो एलिस्टर कुक से भी उनकी ज़्यादा है, एंड्रू स्ट्राउस से भी ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ अजहर अली की, 45 से ज़्यादा उनकी औसत से उन्होंने रन बनाया अगर वो ओपनिंग पे आते हैं। आपको लगता है कि अजहर अली को ओपनिंग में एक बार फिर ट्राई करना चाहिए ताकि वन डाउन में हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाए? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो एक बंदा आपको पिछले सारे सालों में, उसके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, ओपनर भी है। आई डोंट नो व्हाई ही पिक द मिडल ऑर्डर, या नंबर 4 पे या नंबर 3 पे जाने के लिए व्हाई उसने पिक किया। माइट भी कि टीम में कोई डिस्कशन ऐसी हुई हो कि आप नंबर 3 पे खेल लो, लेकिन अगर सूटेबल जॉब उसके लिए ओपन है तो फिर उसके साथ एक यंगस्टर खिलाएं आप कि जो उसके साथ ग्रूम हो।
जैसे अभी आपने इमरान भट्ट को चांस दिया, उसकी चारों इनिंग्सों में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। डजंट मैटर, इट्स नॉट मैटर कि आप समटाइम नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन आगे भी ऐसे अगर आपने यंगस्टर को प्रमोट करना फिर इनको और भी आगे खिलाना चाहिए। माइट भी आपको ये आगे एक आधी इनिंग्स ऐसी खेल दे कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हो। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस बार तो उम्मीद ये थी कि ये इनिंग्स अच्छी खेल देते ताकि पाकिस्तान बड़ी तगड़ी पोजीशन में आ जाता। इससे पहले कि हम आपसे अगला सवाल करें, ये हम जो है दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बाबर आजम जो है वो केशव महाराज के हाथों आउट हुए हैं, और इसी पे हम बात भी करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि बाबर आजम को हुआ क्या है। उन्हें अभी हालिया दिनों में आईसीसी की जानिब से बेहतरीन कवर ड्राइवर भी करार दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें नजर लगी केशव महाराज की। पहले टेस्ट में दोनों मरतबा महाराज ने बाबर को आउट किया। पिंडी टेस्ट का अहम मोड़ था और इस अहम मोड़ पे भी बाबर एक बार फिर महाराज के सामने टिक नहीं पाई। आप डिसमिसल्स देख रहे हैं, तो बाबर के साथ इशू बहुत अच्छे तरीके से। अब्दुल रहमान भाई, आप जरा बताएं, क्योंकि आप केशव महाराज की इस बॉलिंग पे भी कथासिस कीजिएगा, आप खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं, तो हमें जरा बताएं कि बाबर आजम की क्या ये कमजोरी आ रही है और इस कमजोरी को फिर वो किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट। जैसे बीइंग ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, जैसे मैं उनको देख रहा हूँ ऐसी पिचों पे पहली बात तो जो आर्म बॉल वो तेज कर रहे हैं, वो प्लानिंग की है उन्होंने अभी इसको आउट करने के लिए। जो इस टेस्ट मैच में अभी दूसरी इनिंग में आउट हुआ है, ये प्रॉपर एक मैनेजमेंट की और महराज की प्लानिंग के साथ उनको आर्म तेज बॉल कराए गए हैं। उसका बैट भी बड़ा स्लो, बड़ा कैजुअल, और जैसे बीइंग ए लेफ्ट आर्म स्पिनर मैं भी देख रहा हूँ कि उनकी टांग पहले निकल रही है। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा भी दिल कर रहा था कि इसको तेज आर्म बॉल होना चाहिए कि ये कैंसिल हो सकता है आउट। पाकिस्तान के और भी 2-3 बैट्समैन है कि जिनका बॉल डिलीवर से पहले पाँव जा रहा है, तो जिससे बॉलर बड़ा खुश होता है इस चीज को देख के। खास तौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसका की बॉल होता है आर्म बॉल, तो उसने उसी को यूज किया और उसी तरह दोनों इनिंग्सों में सेम एक ही जगह पे बॉल लगा उसको। तो वर्क करना चाहिए इस पे, क्योंकि आगे भी बहुत सारे स्पिनर्स हैं, आगे भी आपने बहुत क्रिकेट खेलनी है। तो इस चीज पे अगर काम नहीं करेंगे तो ये वीक पॉइंट हर एक टीम के पास चला जाएगा। तो होप के बाबर इज वेरी गुड प्लेयर, वो बड़ी जल्दी इन चीजों को कवर कर लेता है कि उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द अपनी इस कमजोरी को जितनी जल्दी हो सकता है इसको कवर करे और आगे। और आखिर में बस जाते जाते सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान की लीड तो 200 से ज्यादा हो गई है। ऐसी पिच पे एक अच्छा टारगेट क्या होगा साउथ अफ्रीका के लिए? टारगेट माय पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी हो, लेकिन हमें आगे फ्रंट पे रहना पड़ेगा। अगर टीम 150 भी करती है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे हसन अली की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, एक अपोजिशन आपकी उसके अंदर अंडर प्रेशर भी है, तो हमारे पास बिग टाइम चांस है। हमने 200 प्लस कर लिया, वो स्टिल अभी भी खेल रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हम जितने ये ऐड कर सके, ये हमारे लिए बहुत रन है, हमारे लिए एडवांटेजेस होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आप मौजूद थे। जैसे कि आपने कहा कि 200 से ऊपर की लीड पाकिस्तान की जा चुकी है, और अगर पाकिस्तान इसको 250 या इससे ऊपर लेके जाने में कामयाब होता है, तो आपने कहा कि जी हसन अली जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, अच्छा फॉर्म लग गया, तो फिर हम हसन अली की बात कर लेते हैं, क्योंकि हसन अली का जो जनरेटर है वो बिलाखिर चल पड़ा है। उन्होंने 1 या 2 नहीं, पूरे 5 शिकार किए। करियर में दूसरी बार 5 विकेटों का ये कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया है, और उनसे एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वो इंजरी के बाद वापस आ रहे थे। और वकार यूनुस ने भी हसन अली की परफॉर्मेंस पे काफ़ी खुशी दिखाई। बाउंड्री पर बार बार फास्ट बॉलर्स का वो टिप्स देते रहे। हसन अली की जरा विकेटें देखते हैं, तो उम्मीद यही है कि हसन अली अगले इनिंग्स में भी पंजा मारें, 5 विकेटें लें। लेकिन एक और चीज़ बड़ी कॉमन हमने नज़र आई है इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम के साथ, जो एक बीमारी चिपकी हुई है, और वो है रिव्यू लेने में कन्फ्यूजन। कौमी कप्तान और खिलाड़ी कन्फ्यूजन का बहुत शिकार नजर आए, और जो हमें 71 की लीड मिली वो उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। अब ये एक रिव्यू अगर हम देखें तो हसन अली की गेंद थी जिसपे जॉस लिंडे थे, उनके ग्लव से ये बॉल लगी, लेकिन रिजवान ने मना कर दिया, और ये कीपर का काम था इसको जज करना। लेकिन ये देख सकते हैं फेंटेस्ट ऑफ एजेस, लेकिन इसके बावजूद रिजवान ने मना कर दिया कि भाई कोई एज नहीं लगा, कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद जॉर्ज लिंडे ने कुछ मजीद मिला, और मिसबा ने वहां से कहा कि खुदा का वास्ता रिव्यू ले लो, आउट है, लेकिन कोई ना माने। कल बिल्कुल बवुमा जो थे वो सामने आ गए थे नोमान अली की गेंद पे, और जब हमने देखा तो ये भी आउट था, लेकिन इस पे भी रिव्यू नहीं लिया। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये उस बॉलर की जो सामने देख रहा है, और इसके अलावा जिम्मेदारी बन जाती है विकेट कीपर की, बिकॉज ही इज बिहाइंड द विकेट्स। और उसके बाद हमने देखा कि रिजवान ने इस मामले में बिल्कुल भी
अच्छे वो साबित नहीं हुए रिव्यू लेने में सरफराज भी अच्छे साबित नहीं होते थे। तो पाकिस्तान के साथ एक इशू है और ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। इशू इस वक्त ये भी है कि 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की लीड जो है वो 200 से ज़ायद तो है, लेकिन अगर तो 250 से नीचे पाकिस्तान ने टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका के पास एक अच्छा चांस है इस चीज़ को जीतने के लिए। अगर हम बात करें आज की इनिंग्स की, तो दोनों ओपनर्स आउट हुए। दोनों ओपनर्स आउट होने के बाद फवाद आलम भी आउट हो गए, कप्तान भी आउट हो गए। तो इस वक्त स्कोर 129 है, 6 विकेटों के नुकसान पे। मैच पे आप आगे बात तो करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं अब पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की। इन्होंने समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा को इंटरव्यू दिया है और जिसमें उन्होंने बड़े मजे की बातें की। कहते हैं कि वो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करते हैं, किसी सूबे की नहीं करते। जो लड़का परफॉर्म करेगा वो टीम का हिस्सा बनेगा, वो किसी भी शहर से क्यों ना हो। साथ ही वसीम ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों की उम्र नहीं देखी जाएगी, फॉर्म और फिटनेस सिलेक्शन का मेयार है। और मोहम्मद हफीज के बारे में मोहम्मद वसीम ने क्या कहा, ये हम आपको इंटरव्यू में सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका टाइम देने का। आपने जो अपनी पहली सिलेक्शन की है टेस्ट मैच की, उसको मसालेदार बनाने के लिए आपने थोड़े से वो लड़कों को शामिल किया जो टेस्ट मैच नहीं पहले खेले हुए थे, 9 खिलाड़ी थे। देखो, एक तो उसमें कुछ सिलेक्शन को नाम भी दिए गए कि ये फलानी सिलेक्शन है कि पॉपुलर सिलेक्शन है, पता नहीं किस तरह के नाम दिए गए। देखो कादिर, मैंने वेरी सिंपल किया, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने कोई वो चीज़ें टर्न अराउंड नहीं की हैं। मैंने एक सिंपल सा कुलिया लगाया है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको हमने इम्पोर्टेंस देनी, जैसे सारी दुनिया में दी जाती है। ठीक है, पोटेंशियल के ऊपर कुछ चीज़ें करते हैं और कुछ चीज़ें मैं भी करता हुआ नजर आऊँगा। तो मैं आई थिंक मैं बेसिक के ऊपर सिर्फ आया हूँ कि जो हमारी सिलेक्शन है उसमें जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, स्पेशली नाउ व्हेन वी क्लेम कि जी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, कंपेटिटिव हो गई है, दैट मीन्स कि फिर उन लड़कों ने इम्प्रूव किया है। अगर वो परफॉर्मेंस बार बार दे रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो इस पर सिर्फ मैंने सिंपल वही किया है कि जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको मैंने प्रेफर किया और उनको ये सिलेक्शन के अंदर लेके आया और ये सिलसिला आगे ही जारी रहेगा। तो जहाँ तक वो पॉपुलर सिलेक्शन वाली बात है, तो अगर पॉपुलर सिलेक्शन में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत मिलती है, उसके बाद पाकिस्तान टीम में अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो आई थिंक कि फिर पॉपुलर सिलेक्शन से पॉपुलर डिसीजन आते हैं, तो इससे फिर तो मुजायका नहीं है इसमें। लेकिन उस पर सोच मेरी सिंपल यही थी कि जो लड़का जो डिजर्व करता है उसको उसका हक दिया जाए। 17 जनवरी को हमने खबर दी थी कि मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ अल्फाजों में कहा था कि T10 अगर आप खेलने जाएंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन, आपकी दस्तयाबी जो है वो डाउट का शिकार हो जाएगी, जिस पर आपने ब्रीफिंग दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हफीज कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं दस्तयाब हूँ, अब जब कहेंगे मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। और गुज़श्ता साल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। देखिए, हफीज, एक तो मैं क्लियर कर दूं कि हफीज ड्रॉप नहीं हुई टीम से। ही वाज नॉट अवेलेबल, वो दस्तयाब नहीं थे, जिसकी वजह से वो टीम में आपको नजर नहीं आ रहे। तो वो ड्रॉप तो किसी सूरत नहीं हो सकते। इस टाइम जितनी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है तो बड़ा अहम रोल है उनका टीम के अंदर, लेकिन वो दस्तयाब ही नहीं थे, तो इस वजह से उनको कंसिडर नहीं किया गया। 3 तारीख की डेडलाइन थी, 3 की रात तक प्लेयर जो पहुंच रहे हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो अगर अभी इस तरह की अवेलेबिलिटी दे देते तो किसी के पास कोई रीजन नहीं था और फिर तो कोई ऐसा बेवकूफ़ी होता जो उनको टीम के अंदर ना रखता। तो इस तरह की सारी ये क्या सराहियाँ हैं। तो सिंपली इट वाज हफीज डिसीजन कि उन्होंने टीम को ज्वाइन टाइम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपको टीम में नजर नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। पॉलिसी वेरी क्लियर थी, जो टाइमिंग सेट थी उससे हट के अगर चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको दो मुल्कों की इतनी बड़ी सीरीज हो रही है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपकी जो पॉलिसी सेट है आपने सिर्फली उसको फॉलो करना। और मेरा काम तो बड़ा सिंपल था कि यार मैंने तो अवेलेबल प्लेयर्स के अंदर से टीम सेलेक्ट करनी है। तो मैंने लिस्ट देखी है और जो डेट्स हफीज ने दी थी उसके मुताबिक वो अवेलेबल नहीं थे टीम को, तो उसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। उन्होंने रिटर्न में बताया हुआ था और उसके बाद मैंने अपने तौर पर भी कोशिश की कि आई थॉट कि मेरा भी हक बनता है कि मैं टीम सेलेक्टर उनसे बात करूँ। मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बात बन ना सकी और वो जो डेडलाइन थी उस तक वो इन्होंने अवेलेबिलिटी अपनी नहीं दे सके, जिसकी वजह से हुआ ये। लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक हफीज का अपना डिसीजन था ये। लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा कि टीम में डेफिनेटली उनकी कमी तो महसूस होगी। कैप्टन, कोच वो चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो डिसाइड नहीं कर सकते। फाइनल अथॉरिटी चीफ सेलेक्टर। एक चीज़ तो ये आप तय कर लें कि वो हम डिस्कशन जब होती है, मैं उनसे पूछता हूँ उनकी डिमांड्स क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, फिर उस हिसाब से हम जो प्लेयर सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो हाँ या ना वाला तल्लक है ना, वो कैप्टन कोच दोनों के पास वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ें हम
डिस्कशन होती है, हमारी डिबेट होती है, वहाँ ये प्लेयर्स हैं या ये प्लेयर्स हैं, किस तरह की चाहिए, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो चीफ सिलेक्टर के पास ही होता है। जहाँ तक शर्जील वाली बात है, 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें शर्जील है, जिसमें आजम खान है, शुएब मकसूद उसमें आ जाते हैं, इवन अगर उस कैटेगरी में देखता हूँ तो सुहेल तनवीर भी आते हैं कि जो जिन पे हमारी नजरें हैं कि इनकी परफॉर्मेंसेज हैं डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन हम उनको देख रहे हैं, काफी क्लोजली उनको वॉच कर रहे हैं कि अभी उनकी करंट फॉर्म कैसी जा रही है, और साथ साथ जो हमें थोड़ी सी रिजर्वेशन हैं, कुछ फिटनेस की, कुछ फील्डिंग की, वो पीएसएल के अंदर हमें चीजें बेहतर नजर आती हैं, तो डेफिनेटली ये लड़के हमारे प्लान में आपको नजर आएंगे। तो कोई भी ऐसा लड़का जो परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस छुपेगी नहीं, वो आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं। अगर वो आपको नजर एट द मोमेंट नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको कंसिडर नहीं करें, हम डेफिनेटली हमने उन पर नजर रखी भी है, वो बाकी बॉक्सेस भी टिक करेंगे तो आगे चल के वो भी कंसिडर होंगे। इमामुल हक जो है वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान की, वनडे की बड़ी अच्छी एवरेज है उनकी, T20 और टेस्ट में उनको प्रॉपर इस तरह चांस क्यों नहीं दिया जाता, और क्या आपके प्लान में शामिल है फ्यूचर में? काफी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने डिटरमिन कर लिया है कि हमने कोशिश करनी है कि जो सूटेबल बंदा जिस फॉर्मेट के लिए है उसको वहीं पे खिलाएं। तो इमाम के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अभी वो 50 ओवर्स के लिए हमारे उस प्लान्स के अंदर है, जो बाकी फॉर्मेट्स हैं उसके लिए उनको प्रूव करना होगा, डोमेस्टिक में परफॉर्म करना होगा, उसके बाद उनको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एट द मोमेंट हमारा फोकस 50 ओवर्स के ऊपर। वे मोहम्मद वसीम थे और बता रहे थे कि किस तरीके से हफीज़ के साथ जो भी सिचुएशन रही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करते हैं, किसी सूबे की नहीं। मयार अगर होगा फिटनेस में और परफॉर्मेंस में तो वो टीम पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अबू धाबी में जारी है T10 लीग। वहाँ पे एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। टीम अबू धाबी और नॉर्दर्न वॉरियर्स के दरमियान मैच हो रहा था। बाउंड्री पर मौजूद थे रोहन मुस्तफ़ा जो कि यूएई से खेलते हैं। वो फील्डिंग करने के बजाय शर्ट तब्दील करने में मसरूफ़ हो गए और उसके बाद हुआ ये कि बैट्समैन ने मारा शॉट, और हम आपको थोड़ी देर में फुटेज भी दिखाएंगे। गेंद आई रोहन के पास लेकिन उनका ध्यान बॉल के बजाय शर्ट पे था। नतीजा ये निकला कि शर्ट पहनते पहनते गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। ग्राउंड में मौजूद साथी और हरीफ टीम के खिलाड़ी भी हंस पड़े। सोने पे सुहागा, टीम अबू धाबी ये मैच हार भी गई। अब अगर रोहन ये चौका बचा लेते तो शायद मैच का नतीजा जो कि आखिरी ओवर में 16 रन दरकार थे कुछ मुख्तलिफ निकल सकता था। स्पोर्ट्स एक्शन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर जब हम हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह कराची में फाइट हुई, फाइट नाइट, और उस फाइट नाइट में किस तरह जबड़े तोड़ मुक्के और जबरदस्त लातें चलाई गईं। ब्रेक के बाद शानदार किक्स, शानदार मुक्के। वेलकम टू फाइट नाइट किक बॉक्सिंग। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, लेट्स स्टार्ट द गेम। हमारे साथ इस बड़ी फाइट के छोटे से फाइटर्स हैं, लेकिन फाइट इन्होंने भी बहुत बड़ी की है। हमारे साथ इलियान और हसनैन मौजूद हैं। सबसे पहले तो इलियान, वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये बताएं कि छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते हैं, हाँ, वो बाहर जाते हैं गेंद बल्ले से खेलते हैं, आपको ये ख्याल कैसे आया? अच्छा, शौक है आपको? आपके घर में कोई करता है? अच्छा, खुद ही करते हो? अच्छा, और आपके घर में कोई करता है? नहीं, हम दो। तो खुद ही करते हो? अच्छा, तो ये बताओ कि खाने में क्या खाते हो? आम बच्चे तो है वो दाल चावल खाते हैं, आप लोग क्या खाते हो? डाइट क्या होती है? सर मैं उबली हुई गोभी। हाँ, उससे ताकत मिलती है। और तुम क्या खाते हो? सर डाइट नहीं करता। और बड़े होके बड़ा फाइटर बनने का शौक है? यस। ठीक है, जबरदस्त। तो ये तो छोटे फाइटर थे, लेकिन अभी बड़ी फाइट छपा के आपको वहां ले चलते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में फ़र्क क्या होता है। अब मैंने जो ये सारा पहना है ये बहुत ही ज़रूरी है पहनना, क्योंकि मैं इस वक्त मोहम्मद छोटानी के साथ मौजूद हूँ।
जिनकी 4th राउंड तक फाइट गई थी, और क्योंकि 4th राउंड तक फाइट गई और फिर उन्होंने विन भी किया और उनकी जो किक्स थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव गियर मुझे पहनना पड़ा। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फाइट विक्ट्री की। ये बताएं कि बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में फ़र्क क्या होता है, लेकिन आपने ऐसे नहीं बताना, आपने डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। बिल्कुल। तो जैसे कि बॉक्सिंग होती है तो आप हाथ ज़रा ऊपर रखें, हाथ, ये किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग दोनों में ज़रूरी होता है कि आपके हाथ जो आपके गार्ड्स होते हैं वो ऊपर हैं, ताकि आप डिफेंस के लिए आपके हाथ ऊपर रहने चाहिए। तो बॉक्सिंग जो होती है उसके अंदर आपके पैरों की सिर्फ मूवमेंट होती है कि आप उनके साथ कैसे मूव करते हैं, मगर आप उनको चलाते नहीं हैं, मारते नहीं हैं। हाथ आप सिर्फ हाथों से खेलते हैं गेम आप बॉक्सिंग के अंदर। और जो किक बॉक्सिंग होती है उसके अंदर आप अपनी किक्स भी चलाते हैं। मैं आपको पहले बॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। बॉक्सिंग के अंदर ये होता है कि आप सिर्फ हाथों के साथ खेलते हैं, जिस बॉडी पे मारते हैं, फेस पे मारते हैं, इधर मारते हैं, उधर मारते हैं, ये होता है। तो ये हो गया आपका, ये क्रॉस होता है, ये क्रॉस होता है, और वो होता है जैब, और ये जैब हो गया। जो आपका पैर आगे होगा ये जैब है, जैसे ये जैब है, और वो क्रॉस है। जो आपका पैर आगे है वो जैब होता है, चाहे वो हो चाहे ये हो। जैब वो होता है जिसका आपका पैर आगे हो, जो आगे वाला हाथ। ठीक हो गया। और ये तो आपने अच्छा कुछ इसमें कट्स भी होते हैं, जैसे ये होता है अपर कट होता है हमारे। ओके। ये जो नीचे से यूं आता है ये अपर कट होता है। यूं जो मारते हैं हुक होता है, ये हुक होता है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के, ये जो बॉक्सिंग के अंदर और किक बॉक्सिंग के अंदर दोनों यूज होते हैं। जो पंचेज होते हैं, अपर कट हो गया, हुक हो गया, ओवरहैंड हो गया। ओवरहैंड यानी कि हाँ जी, ऊपर से जो आता है। जैसे कि हमने अभी ये सीखा कि बॉक्सिंग का जो पंचेस थे वो तो सीखा कि ये हो गया जैब, ठीक है, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, ठीक है जी, और ये हो गया आपका अपर कट, और ये हो गया आपका हुक, ठीक है। ये तो हो गई बॉक्स। अब जरा आप किक्स की बात करते हैं जिसके आप बड़े माहिर हैं। जी, किक्स के अंदर तो सबसे पहली बात लो किक होती है, जो कि एक बहुत अच्छी किक है। हमारे जो उस्ताद हैं रिजवान खान, वो उसमें बहुत चैंपियन है। एक अगर डेमोन्स्ट्रेट करें आप। जी, मैं आपको आप मार सकते हैं लेकिन इतना जोर से नहीं। लो किक होती है, एक इस तरफ होती है जो आउट पे मारते हैं और इन पे मारते हैं, ये दोनों लो किक कहते हैं इसको, ठीक है। लो किक होती है जो आपको थाई पे पड़ती है, इधर लो किक्स होती हैं। आपने अपने हिसाब से ये हल्की मारी है। हाँ जी, ये ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से हल्की मारी, लेकिन मुझे जैसी लगी है वो मुझे ही पता है। ठीक है, ये तो हो गई, आगे। ठीक है, और फिर एक होती है रिब्स किक होती है, जो आपकी बॉडी पे लगती है, जो रिब्स पे लगती है वो इधर होती है। ये हो गया, आप किसी भी टांग से मार सकते हैं। मैं देख रहा था कि जब उस आपके ओपोनेंट ने आगे डिफेंस किया था तो आप उस डिफेंस को तोड़ने के लिए किक मार रहे थे, तो वो कौन सी थी? वो किक होती है फ्रंट किक। फ्रंट किक होती है, अब जैसे अगर आपके करीब, जी, कोई अगर आपके करीब आ रहा है आपको मारने के लिए, तो आप फ्रंट किक होती है धक्का देने के लिए, वो इस तरफ होती है, वो आपको पुश करती है बंदे को, तो उससे बंदा जाता है। आप इधर भी मार सकते हैं, फेस पे भी मार सकते हैं, वो ज़्यादा डैमेज। जैसे कि मैं आपको फेस पे मार नहीं सकूँगा, मगर ये इस तरफ होती है, तो वो फेस पे चलती है। ठीक हो गया। और फिर एक किक होती है जो किक है वो बंदे को मतलब बिल्कुल नॉकआउट तक करने पे यूज़ होती है, वो होती है राउंडर्स किक, जो कि यहाँ पे चलती है, फेस पे आपके बिल्कुल फेस। ये जो किक मारी है और इसकी जो हवा आई है ना वो इतनी तेज़ है, सोचे जब किक पड़ेगी तो फिर बंदे का क्या हाल होगा। ठीक है, तो ये वो सारी किक्स और पंचेस हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं अब कि किक बॉक्सिंग का आप फ्यूचर पाकिस्तान में कैसे देखते हैं? जैसे बहुत से लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और उनका ये होता है कि जी हमने अगर क्रिकेट खेल ली तो पैसों में हम नहा गए, तो किक बॉक्सिंग में भी ऐसा ही है? मुख्तलिफ सबका होता है ओपिनियन, मगर मुझे ये लगता है कि किक बॉक्सिंग में फ्यूचर बहुत अच्छा है। किक बॉक्सिंग में कॉम्बैट स्पोर्ट्स में MMA हो गया, बॉक्सिंग हो गया, क्योंकि जिस तरीके से टैलेंट अभी बढ़ रहा है उस तरीके से, मगर एक प्रॉब्लम जो कि है स्पॉन्सर्स का, और जो कि सपोर्ट इतनी नहीं मिलती पाकिस्तान में। मगर ये कि क्योंकि इतना टैलेंट है और क्योंकि इतने लोग अभी अटेंशन दे रहे हैं, और सर जमील जैसे लोग हैं जो कि लोगों को दिखा रहे हैं इतना सारा टैलेंट, तो होपफुली बहुत चांसेस हैं कि हम लोग इंशाल्लाह आगे निकलें, क्योंकि टैलेंट बहुत सारा है और इंशाल्लाह उम्मीद है। सारी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। ग्लव चेंज है और मेरा मुखालिफ भी चेंज है, लेकिन ये मुखालिफ थोड़ा छोटी हाइट का है। हाँ भाई, छोटी हाइट के। आप फाइट करेंगे मुझसे? जी। तो आप खड़े खड़े ऐसे ही फाइट करेंगे या मैं बैठ जाऊँ? जी, आप खड़े खड़े करेंगे। अच्छा, तो आप मुझे खड़े खड़े गिरा देंगे? जी, आपको गिरा दूंगा खड़े खड़े। खड़े खड़े गिरा देंगे तो फिर मैं बैठ ही जाता हूँ। काशान से फिर बात करते हैं कि काशान, आपने जो भी बात करनी, मैंने आपसे जो भी सवाल करना है ना, आपने मुझसे फाइट करते हुए करना है, ताकि मैं भी देखूँ कि आप में जो है वो स्टेमिना कितना है। ठीक है, चलें। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। काशान। अच्छा काशान, मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? 12। 12 साल के आप हैं। अच्छा, 12 साल के, और इनकी जो किक्स की जो इस वक्त पार है और अपर कट भी है इनका, वो बहुत ज़्यादा है। भाई मार मत देना। अच्छा काशान, मुझे ये बताएं
कि आप इस वक्त कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं, लेकिन जो मुक्के हैं वो 6 जमा 6 12 वाले हैं। अच्छा काशान, ये बताओ कि किक बॉक्सिंग ही तुमने क्यों चूज़ की? क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? पसंद नहीं है। अच्छा, किक बॉक्सिंग पसंद है। भाई बहुत डेंजरस शौक है ये। और आखिर में ये बताओ कि आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए रेडी हो? जी रेडी हो तो ज़रा फिर एक किक लगा के दिखाओ। बहुत रेडी है। इंटरनेशनल तो बड़ी पजीराई होती है, लेकिन पाकिस्तान के लेवल पे आपको लगता है कि अभी उतनी ज़्यादा जो है डेवलप हुई है यहाँ पे गेम, या अभी और डेवलप होने की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पे तो तकरीबन डेवलप हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी तक इंटरनेशनल वालों को मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जैसे मैं भी इनमें हो गया हूँ, मुझे अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो हम लोग अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि एक न एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी एक दिन फाइट होगी। हम लोग इसी कोशिश में लगे, जो हमने आज फाइट लड़ी है वो इस हवाले से लड़ी है ताकि हमें इंटरनेशनल में मौका मिले और इस पे और फाइट लड़े। बाकी जो मेरा अपोनेंट है ज़हूर खान, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको मैं शुक्रिया मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आखिर में ये बताएं कि जाहिर सी बात है कि सभी हुकूमत की तरफ देखते हैं, क्रिकेट की तरफ सबका ज़्यादा फोकस होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे वो जो इदारे हैं उनसे कि किस तरह फोकस करें इस गेम पे? वैसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट ही ज़्यादा खेली जाती है। क्रिकेट मैंने 5 साल खेली है हार्डबॉल की, तो उसमें मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बल्कि इस पे अभी उसके बाद मैंने फुटबॉल खेला। फुटबॉल के बाद मुझे यहाँ पर बॉक्सिंग को मुझे ज़्यादा शौक हो गया, जिसमें मैं बॉक्सिंग में आया तो काफ़ी मुझे यहाँ हमारे जो सर शहरियार है उसने मुझे सपोर्ट किया। आज मैं किस समय मुझे फाइट दिलाया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिलेगी इंशाल्लाह इनको मैं इंशाल्लाह वो नहीं करूँगा, इंशाल्लाह अपनी वो जारी रखूँगा, अपनी मेहनत जो जारी रखूँगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी की है किक बॉक्सर्स ने, और हमारे साथ ऐसे एक नाम हाजिक मौजूद। हाजिक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजिक, ज़रा बताएं कि आपने नेशनल पे तो जीता, इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कहाँ जाके आपने जो है वो बॉक्सरों को चिट किया? इंटरनेशनल हुई थी हमारी 2017 में दुबई में TK चैम्पियनशिप, उसमें मैंने और मेरी टीम ने गोल्ड मेडल लिया था। और हमारी रिसेंटली एक फ़ाइट कैंसिल हुई थी दुबई लॉकडाउन की वजह से, हमारी UK में थी सुपर फाइट सीरीज़ में। इंशाल्लाह हम वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमें कॉल आए और हम जाके रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान। ओपोनेंट कौन था आपका दुबई में? ओपोनेंट दुबई में था, सीरियन था कोई। सीरियन था बिल्कुल। अच्छा, कौन से मुल्क के जो है सबसे तगड़े किक बॉक्सर्स आते हैं? तगड़े US के भी हैं, डिपेंड करता है। MMA में US के सबसे टॉप में ब्राज़ीलियंस हैं। अगर आप देखें किक बॉक्सिंग में डच, नीदरलैंड्स के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एशियन लेवल पे ये थाईलैंड वगैरह इस साइड के? एशिया में थाईलैंड में मुए थाई का ज़्यादा रुझान है, लेकिन अगर आप सॉलिड किक बॉक्सर देखेंगे तो नीदरलैंड के हैं जो टॉप है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। अच्छा, पाकिस्तान में आप इसको कैसा देख रहे हैं? आज से 5 साल या 10 साल पहले सिर्फ नाम था, लेकिन अब इवेंट्स हो रहे हैं। एक इवेंट आज हुआ है, पूरे मुल्क में इवेंट्स होते हैं, तो कैसा देखते हैं आप इसको? ग्रो करता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, अब बहुत ग्रो हो गया। इस तरह ये हो गया कि हमारे जो बड़े फाइटर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, और काफ़ी जो बच्चे हैं वो उनसे इंस्पायर होकर इस तरफ आ रहे हैं, और मतलब इसका बहुत रुझान बढ़ रहा है। अच्छा, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर ये है कि मेहनत करते रहेंगे और अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, कश्मीर डे के मुनासबत से पूछना चाहूँगा कि ज़्यादा तगड़े हमारे पास MMA से या किक बॉक्सिंग से हमारे पास से आते हैं या भारत से आते हैं? हमारे पास किक बॉक्सिंग के तगड़े हैं, लेकिन बाहर हमें टाइम लगेगा, MMA में थोड़ा सा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इन यंग फाइटर्स ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान में किक बॉक्सिंग का मुस्तकबिल रोशन है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये तमाम फाइटर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। उम्मीद है कि आपने ये पंचेस और किक्स जो है वो बड़े एंजॉय किए होंगे। इसी इवेंट में जो कराची में प्रोफेशनल बॉक्सिंग फ़ाइट के दौरान नौजवान बॉक्सर मोहम्मद असलम फ़ाइट के दौरान उनका इंतकाल हो गया था। इस इवेंट में उन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन इसके बाद वो इंतकाल कर गए थे। अब रिंग में लड़ते थे असलम, लेकिन असली ज़िंदगी में भी वो मुश्किलात से काफ़ी लड़े हैं। सवाल यह है कि क्या मोहम्मद असलम के जाने के बाद उनके अहल खाना का घर का ख्याल रखा जाएगा? क्या बॉक्सिंग काउंसिल या हुकूमत मोहम्मद असलम के अहल खाना की मदद करेगी? इस पर एक पैकेज तैयार किया है, वो देखें, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। मगर वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लड़ता था। ये दास्तान है भाईजान की, भाईजान की।
पशीन में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर चौकीदारी करने वाला भाईजान, मगर यहाँ लोग उसे इसके असल नाम असलम खान से जानते थे। असलम खान ने पशीन में एक छोटे से किराए के मकान में अपना घर बसाया हुआ था। बीवी, 2 बेटियां, 3 साल की शीमा, 15 दिन की समिया और 3 भाई। सिर्फ चौकीदारी की तनख्वाह से घर नहीं चलता था, तो असलम खान ने बॉक्सिंग की दुनिया में खुद को मनवाया और बॉक्सर भाईजान कहलाया। हमेशा की तरह इस बार भी भाईजान लड़ने कराची आया था। 30 जनवरी की उस शाम भी वो रिंग में उतरा, मगर इस बार जिंदगी हार गया। वो जो था हमारा दोस्त भी था, हमारा सब कुछ था। वो वालदा जो है वो इस वक्त बहुत सदमे में है। अपने बेटे को खोने का दर्द जो है वो सह नहीं सकती, तो हर वक्त गिरती रहती है, बेहोश होती रहती है। वो मेरे मदरसे की सब अखराजात जो है ना वो खुद उठाता था, फीस वगैरह वो सब कुछ उसने हमें देता था। 3 साल की शीमा अपने वालिद की तस्वीर इस यकीन से चूम रही है कि उसके बाबा जल्द वापस आएंगे। मामा काफी ज़्यादा अगर पूछते हो तो कि आपका बाप कहाँ है, तो कह देती है कि पापा जो है वो कराची से आ रहे हैं। असलम खान उर्फ भाईजान लड़ते लड़ते इस दुनिया से चला गया। रिंग में क्या हुआ, बॉक्सिंग काउंसिल ये जानने की कोशिश तो कर रही है, मगर कौन जाने कि भाईजान के घर का अब क्या होगा। बहुत ही अफसोसनाक ये कहानी है। हमारे नुमाइंदे पशीन से ही समी तरीन हमारे साथ मौजूद है। समी, ये बताएं, आपने जो पूरे इनकी हालात दिखाए तो बड़े ही नाकाबिले यकीन है। किसी ने इनसे राब्ता किया, इनकी फैमिली से, बॉक्सिंग फेडरेशन से या हुकूमत से किसी ने राब्ता किया इनकी इमदाद वगैरह के लिए? जी बिल्कुल। इस वक्त जो है वो असलम उर्फ भाईजान जो कि हमारे कौमी हीरो थे और वो प्रोफेशनल बॉक्सर भी थे, उसके इंतकाल के होने के बाद अभी तक न हुकूमती सतह पर इनसे कोई राब्ता किया गया है, न वहाँ पे ज़िले ही इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें कोई तसल्ली बख्श इक़दाम उठाए गए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने एक लेटर इशू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम पे। तो वहाँ पे लेटर में ये लिखा गया है कि ये चूंकि एक चौकीदार थे, लेकिन इनके अभी जो घर में जो मजीद इनके जो 3 भाई हैं, असलम खान जो था घर का वाहिद कफील था और इस वक्त उनके घर में जो है दूसरा कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, यानी उनके घर में सिर्फ कमाने वाला बंदा जो था वो असलम था। अभी उसके जाने के बाद उनके घर में कोई नहीं है कफालत करने वाला। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बॉक्सिंग काउंसिल की, उनकी तरफ से भी कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं, उनकी माली ताउन नहीं की गई है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि जिस दिन 30 जनवरी को जब इनकी फाइट हो रही थी कराची में, तो वहां पे जब इन्हें पंच लगा, जब वो गिर पड़े, उन्हें जब चोट लगी, तो वहां पे मैं तो खुद अभी तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं इनका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बॉक्सिंग के रूल्स में ये होता है कि जब आप रिंग में जाते हैं, लेकिन वहां पे रिंग के तकरीबन 6-7 मीटर पर जो है एम्बुलेंस खड़ी होती है, डॉक्टर वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन उस दिन और इसको भी अब इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वहां पे ये सारी चीजें थी कि नहीं थी। शुक्रिया सभी। और ये हमारे हीरोज़ हैं जिन्हें हम सराहते हैं, ये मुल्क का नाम रोशन करते हैं दुनिया भर में। अगर इनका ख्याल रखा जाए तो फिर ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और ऐसा ही हुआ, यौम आज़ादी कश्मीर पर पाक भारत बड़ी फाइट हुई और पाकिस्तान के अहमद मुश्तबा वुल्वरीन मिक्स मार्शल आर्ट्स मुकाबले में भारत के राहुल राजू को सिर्फ 1 मिनट के अंदर कर दिया नॉकआउट। तो पाकिस्तान के सिर्फ टी फैंटास्टिक नहीं होती, पाकिस्तान के मुक्के भी फैंटास्टिक होते हैं। स्पोर्ट्स एक्शन से आज के लिए इतना ही। देखते रहिए समा।